Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome to the first lecture of Vectors. देखिए वेक्टर एक बहुत इजी टॉपिक है और इनफैक्ट ये फिजिक्स में हम लोग शुरुआत में पढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे लिए एक लैंग्वेज की तरह है। जैसे कि जब आप लोग बच्चे थे तो आप लोगों ने पढ़ना चालू किया ABCD से, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग वर्ड पर आए, वर्ड से सेंटेंस पर आए। तो उसी तरीके से फिजिक्स में हम लोग कुछ चीजें ऐसी है जो शुरुआत में पढ़ेंगे, जैसे वेक्टर हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। वी कीप देम अंडर द कैटेगरी बेसिक मैथमेटिक्स और ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो हमारे को फिजिक्स में काम आएगा, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग इट एज अ चैप्टर, आप ये समझिए कि ये बस एक थोड़ा सा हमारे लिए लैंग्वेज की तरह है। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है, फिजिक्स डील्स विद अ ग्रेट मेनी क्वांटिटीज दैट हैव बोथ साइज एंड डायरेक्शन and it needs a special mathematical language, और वो कौन सा है, द लैंग्वेज ऑफ वेक्टर्स टू डिस्क्राइब दोज क्वांटिटीज। तो हमें क्या करना है, हमारे को कुछ क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? अभी देखेंगे बहुत जल्दी कि कौन सी वैसी क्वांटिटीज होती है जिनके लिए हमारे को डायरेक्शन और साइज दोनों की ही जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टर्स एंड स्केलर्स। A vector has magnitude as well as direction, and vectors follow certain rules of combination which we examine in this chapter. तो आपको तीन चीजें याद रखनी है वेक्टर्स के बारे में। पहला कि उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, दूसरी चीज उसके पास डायरेक्शन होती है, और तीसरी चीज जो क्वांटिटीज वेक्टर कहलाते हैं उनको एक सर्टेन लॉ ओबे करना होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि उसे कहते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आएगा, वो आगे आएगा। A vector quantity is a quantity that has both a magnitude and a direction and thus can be represented with a vector. Some physical quantities that are vector quantities are displacement, vector and acceleration. जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, या फिर मैं बोलूं कि कोई बॉडी जो है डिस्प्लेस हुई है 5 मीटर से, या फिर मैं बोलूं कि कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैं पूरी तरीके से सही नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपको किन चीजों की जानकारी दी, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की। क्या मैंने नहीं बताया कि उसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, टुवर्ड साउथ हो रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ हो रहा है, उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, वो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, वर्टिकली अप जा रहा है, नॉर्थवर्ड जा रहा है, किधर जा रहा है, और सेम इज द केस विद एक्सेलरेशन। तो ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो इनकम्प्लीट है अगर सिर्फ मैं उसका मैग्नीट्यूड आपको बताऊं। लेकिन हर क्वांटिटी के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगला पॉइंट वही है, नॉट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व अ डायरेक्शन। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, अगर आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो थर्मोमीटर से नापा जाए तो हमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो काफी होता है कि इतना डिग्री फ़ारेनहाइट है, इतना डिग्री सेल्सियस है। उसी तरीके से प्रेशर, उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एनर्जी, एनर्जी जनरली हम लोग जूल में कहते हैं कि इस के पास इतनी एनर्जी है, इतनी जूल में एनर्जी है। मास हो गया, जैसे कोई कह देता है कि इस ऑब्जेक्ट का मास 10 किलो है ना, तो यहाँ पर भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। एंड सेम इज द केस फॉर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट पॉइंट इन द स्पेशल सेंस, है ना। ये जो क्वांटिटीज है, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, मास, टाइम, ये किसी पर्टिकुलर स्पेशल डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करते, है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं स्केलर्स, एंड वी डील विद देम बाय द रूल्स ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 4 किलो आटा है और किसी ने मुझे 5 किलो आटा और दे दिया, तो मैं बोलूंगा कि अब मेरे पास 9 किलो आटा है ना। बहुत ही सिंपल होता है इनका जो एडिशन होता है। और अ सिंगल वैल्यू विद अ साइन स्पेसिफाइज अ स्केलर। जैसे कि टेम्परेचर के लिए -40 डिग्री फ़ारेनहाइट एनफ है, वो सब कुछ उसके बारे में बता दे रहा है, राइट। अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं वेक्टर के। The magnitude of velocity is represented by a number such as 5 meter per second and tells us how fast a particle is moving. 5 मीटर पर सेकंड ने हमें किसकी जानकारी दे दी, हमें ये बात की जानकारी दे दी कि वो ऑब्जेक्ट किस स्पीड से जा रहा है, कितना फास्ट जा रहा है। लेकिन but the description of velocity becomes complete only when the direction of velocity is also specified. जब हमें ये भी पता होता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तब जाकर के हम लोग कहेंगे कि हाँ, मेरे को वेलोसिटी के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है। अब देखते हैं
जो हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी ना, एक हल्की सी बात करी थी कि उनको एक लॉ को भी ओबे करना पड़ता है। तो अब धीरे धीरे हम लोग उस लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं। हेडिंग है एडिंग वेक्टर्स ज्योमेट्रिकली। जैसे कि देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, सपोज दैट एज इन द वेक्टर डायग्राम अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी। शुरुआत में ए पर था, अब वो कहाँ चला गया, बी पर गया। वो हो सकता है इस रेड कलर वाले अजीबोगरीब रास्ते के थ्रू गया हो यहाँ तक, एंड देन लेटर फ्रॉम बी टू सी। अब बी से भी वो इस अजीबोगरीब रास्ते के थ्रू सी पर गया। वी कैन रिप्रेजेंट इट्स ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट विथ टू सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ए बी एंड बी सी। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट होता है अगर मैं इनिशियल और फाइनल लाइन को बस कनेक्ट कर दूं, है ना, मुझे इस बात से मतलब नहीं होता कि वो एग्जैक्टली किस रास्ते से गया है। एक्चुअली जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल लोकेशन। जैसे कि ए से बी में ये रेड वाला पाथ जो है ये इसका एक्चुअल पाथ है। अगर मुझे ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली ए से बी को ज्वाइन कर दूंगा। अच्छा मैं मैग्नीट्यूड क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन के लिए मुझे एरो बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर वो ए से बी जा रहा है, तो मुझे इसके डायरेक्शन को शो करने के लिए मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर एक एरो बना दिया। उसी तरीके से जब ये बी से सी गया तो डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक एरो बना दिया ना, बी से सी की तरफ है, दैट इज व्हाई द एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सी। अब आप देखिए यहाँ पर लिखा है द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी। अब ये देखिए ना कि ए से बी गया फिर बी से सी गया, लेकिन अगर मैं ऐसा सोचूं कि फाइनली वो ए से कहां गया, फाइनली वो ए से तो सी तक गया, तो मेरा जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली अगर मैं सी तक क्या कर दूं, एक लाइन को ड्रॉ कर दूं और यहाँ पर एरो दिखा दूं टुवर्ड सी वाला। तो वही यहाँ पर लिखा है वी कॉल AC द वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर्स ए बी एंड बी सी। और इसी AC को हम लोग क्या कहते हैं, ये ए बी और बी सी इन दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स का समेशन है। और आपको मैं एक हल्का सा आइडिया दे दूं कि ये जो सम आया है ये ऑब्वियसली ए बी और बी सी सिंपली इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड करके तो नहीं आ सकता है, क्योंकि आपने ट्राइंगल के बारे में एक रूल पढ़ा होगा कि चाहे कैसा भी ट्राइंगल हो, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। तो ए सी सिंपली अगर मुझे चाहिए तो मैं ए बी और बी सी इन दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड नहीं कर सकता हूं। वही यहां पर लिखा है द सम इज नॉट द यूजुअल अलजेब्राइक सम। ऑलराइट, तो नेक्स्ट नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट है द वेक्टर्स आर डिनोटेड बाय पुटिंग एन एरो ओवर द सिंबल्स रिप्रेजेंटिंग देम। फॉर एग्जांपल ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। देखिए ये इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये बी सी वेक्टर को शो करना चाह रहा हूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा बी सी और इसके ऊपर ये एरो लगा दूंगा, तो दिस एंटायर थिंग विल बी रेड एज बी सी वेक्टर। उसी तरीके से ए सी वेक्टर को भी अगर मुझे शो करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा ए सी और ऊपर मैं इस तरीके से एक एरो बना दूंगा। सिमिलरली ए बी वेक्टर शो करना है तो मैं लिखूंगा ए बी और इस तरीके से एक वेक्टर बना दूंगा। तो ये क्वांटिटीज शो करती हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, so this is how we denote a vector. ऑलराइट, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो देखिए अब एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ना, तो a vector quantity is nicely represented by an arrow. When the length of the arrow is scaled to represent the quantity's magnitude and the direction of the arrow shows the direction of the quantity, we refer to the arrow as a vector. जैसे कि देखिए मैंने क्या कह दिया, यहाँ लिखा है दिस वेक्टर स्केल्ड सो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 20 न्यूटन। तो मान लीजिए मैंने कह दिया कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू को मैं 20 न्यूटन डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं एरो की लेंथ को रफली कितना बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि ये 3 सेंटीमीटर का बने। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से 60 न्यूटन। और ये जो एरो की डायरेक्शन है ये बता रही है कि ये जो फोर्स है 60 न्यूटन, है ना, जो फोर्स वेक्टर है 60 न्यूटन वो किधर लग रहा है, वो टुवर्ड्स लग रहा है, टुवर्ड्स राइट। क्लियर हुई बात। तो बेसिकली हमने समझा क्या, अगर हमारे को
किसी वेक्टर को लिखना हो तो हम लोग ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर इस तरीके से सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, है ना, मान लीजिए डायग्राम हमने बनाया, उस डायग्राम में इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग इस तरीके से एक एरो बनाते हैं, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर को हमें शो करना है। बात समझ में आ रही है? और जैसा आप लोगों ने मैप वगैरह में किया होगा, याद है जब आप लोग बचपन में मैप बनाते थे, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप बनाते थे, तो उसमें क्या करते थे, उसमें नीचे छोटा सा आप लिखते थे, है ना, कि 1 सेंटीमीटर या 1 mm कितने किलोमीटर को डिनोट करे, कुछ ऐसा आप लिखते थे। तो वैसी ही चीज यहाँ पर भी हो रही है। क्लियर है ये बात? तो ये वेक्टर जो है, अगर ये 3 सेंटीमीटर का मैंने बनाया है, 3 सेंटीमीटर लेंथ का, और अगर मैंने ये डिफाइन किया कि मैं 1 सेंटीमीटर से क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 20 न्यूटन मैग्नीट्यूड का फोर्स, तो ये एरो क्या डिनोट कर रही है, पहली चीज कि मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है उस फोर्स का, और दूसरी चीज क्या है, ये जो एरो की डायरेक्शन है ये बता रही है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स राइट। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कुछ और चीजें। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। देखिए नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ गिवन वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट टू द गिवन वेक्टर। जैसे कि मान लीजिए कि ये बी वेक्टर मैंने शो किया था ना, बी वेक्टर की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में थी, और ये बी वेक्टर था। अब अगर मुझे कोई पूछे कि भाई नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर कैसा दिखेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, बस मैं एरो की डायरेक्शन को पलट दूंगा, है ना, एरो की डायरेक्शन पलटते ही क्या हो गया, मैग्नीट्यूड में आप देखिए कोई कमी नहीं आई है, बस डायरेक्शन क्या हो गई, ऑपोजिट। ऑलराइट, तो इतना आसान है किसी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को बताना। ऑलराइट, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट वेक्टर। यूनिट जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिट का मतलब होता है वन। तो वही देखिए क्या लिखा है, अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली वन एंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इट लैक्स बोथ डायमेंशन एंड यूनिट। तो इस वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है ना। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई फोर्स था, है ना, मान लीजिए फोर्स था 1 न्यूटन, और डायरेक्शन मान लीजिए थी टुवर्ड्स राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर में से 1 न्यूटन के बजाय चलिए ऐसा कर देते हैं 4 न्यूटन कर देते हैं ना, तो 4 न्यूटन टुवर्ड्स राइट था, तो मैं क्या कर दूंगा, इसे सिंपली डिवाइड कर दूंगा इसके मैग्नीट्यूड से, जो कि कितना है 4 न्यूटन। तो सिर्फ क्या बच गया, बच गया सिर्फ टूवर्ड्स राइट। बात समझ में आ रही है? तो ये यूनिट वेक्टर बेसिकली मिलेगा कैसे, हमारे को जो वेक्टर दिया होगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या क्या खत्म हो जाएगा, जिससे कि उसकी यूनिट डायमेंशन सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, बस रह क्या जाएगा, रह जाएगा सिर्फ एक डायरेक्शन। ठीक है, इट्स सोल पर्पस इज टू पॉइंट, मतलब कि वो बस ये बताता है कि किस डायरेक्शन में चीजें, दैट इज टू स्पेसिफाई अ डायरेक्शन। ऑलराइट, इसके अलावा हम लोग ये पढ़ेंगे अभी कि द यूनिट वेक्टर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर लेबल्ड आई कैप, जे कैप एंड के कैप। कैप को हैट भी पढ़ देते हैं, वेयर द हैट इज यूज्ड टू इंस्टेड ऑफ एन ओवरहेड एरो एज फॉर अदर वेक्टर्स। देखिए होता क्या है कि हमारे को ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शंस है जो बहुत ज्यादा यूज में आती है। जैसे कि आप देखिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस का ना हमारे लिए बहुत बड़ा रोल रहता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे को एक्स के अलॉन्ग मिलेंगी, वाई के अलॉन्ग मिलेंगी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग मिलेंगी। तो हम लोगों ने क्या किया, इन पर तीनों डायरेक्शंस के अलॉन्ग एक वेक्टर को डिफाइन कर दिया, और कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। देखिए उससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो आई कैप है, इसे पढ़ते हैं आई कैप, है ना, ये कैप या फिर हैट कुछ भी बोल दीजिए। तो ये जो आई कैप है, ये मुझे क्या बता रहा है कि जो भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब इससे फायदा क्या हुआ, देखिए मान लीजिए कोई इंसान है, किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो अब बार बार मुझे इतना लंबा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलने में जोर आता है, तो मैं सिंपली क्या कह दिया करूंगा, मैं बोल दूंगा कि इस इंसान ने इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लगाया,
मैग्नीट्यूड मैं बोल दूंगा 5 न्यूटन, और डायरेक्शन के लिए अब आप देखिए मेरी मदद के लिए कौन आ गया, मेरी मदद के लिए ये यूनिट वेक्टर आ गया, तो सिंपली मैं बोल दूंगा आई कैप, है ना। तो मेरा फोर्स वेक्टर अब क्या हो गया, 5 न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड है, और आई कैप क्या है, उसकी डायरेक्शन। अब देखिए जनरली वेक्टर्स में हम लोग ये एरो लगाते हैं, लेकिन वेक्टर और यूनिट वेक्टर में फर्क पैदा करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर के ऊपर क्या लगाते हैं, ये कैप या फिर हैट। ऑलराइट, तो देखिए वही लिखा है यहाँ पर, द अरेंजमेंट ऑफ एक्सिस एंड फिगर इज सेड टू बी अ राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। नाम है ना, ये जो एक्स वाई जेड इस तरीके से बनाया गया है, इसका नाम है राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। द सिस्टम रिमेन्स राइट हैंडेड इफ इट इज रोटेटेड रिजिडली। इसको आप रोटेट भी कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं आता। जैसे मान लीजिए रोटेट करके मैंने वाई एक्सिस ऐसा कर दिया, एक्स एक्सिस जो है ऐसा हो गया, और जेड एक्सिस जो है ये अभी भी बाहर की तरफ निकल रहा है ना। इसको घुमा देने से क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये अभी भी क्या कहलाएगा, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए आगे क्या लिखा है, अ यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। बिल्कुल सही, अभी अभी हमने पढ़ा। अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर इन दैट डायरेक्शन बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए एक बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सिर्फ 3 ही वेक्टर्स हैं जिनको हम लोग यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ऐसा नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में आप वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर है इस रैंडम डायरेक्शन में, और इसको मैं कह रहा हूं ए वेक्टर। तो मुझे अगर इस डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का, है ना, यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस वेक्टर में से इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे सिर्फ क्या बच जाएगा, उसका डायरेक्शन। है ना, एक वेक्टर के पास क्या क्या चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। अगर आपने उससे उसका मैग्नीट्यूड छीन लिया या मैग्नीट्यूड को 1 बना दिया, तो बच क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो वही देखिए वो तरीका यहाँ पर लिखा है, यूनिट वेक्टर ऑफ अ ए वेक्टर इज रिटन एज ए कैप एंड इज रेड एज ए कैप। और तरीका मैंने जो बताया था वही यहाँ पर है। ये जो मॉड के अंदर ए लिखा है ये बताता है मैग्नीट्यूड, और जनरली हम लोग सिर्फ ए से ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा ए वेक्टर, तो ये मतलब क्या हो गया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन सिर्फ अगर मैं ए लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। ये रही बात, इन एवरी डायरेक्शन वी कैन ऑब्टेन अ यूनिट वेक्टर। बिल्कुल सही बात है, किसी भी डायरेक्शन में आप देख लीजिए, मान लीजिए इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर है जिसका नाम बी वेक्टर है, तो इस डायरेक्शन में भी हम लोग एक यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। कैसे, इसे डिवाइड कर देंगे बी से, तो क्या बन जाएगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। सो देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स। लेकिन हम लोग सिर्फ आई कैप, जे कैप, के कैप को ही इतना स्पेशल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन तीनों की मदद से हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे कि सिर्फ इन तीनों यूनिट वेक्टर्स की मदद से हम लोग किसी भी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को डिस्क्राइब कर सकते हैं, देखेंगे अभी। तो इसीलिए लिखा है इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस यूनिट वेक्टर्स आर प्री डिफाइंड। तो अब आ जाते हैं नए टॉपिक पर जो कि है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। देखते हैं पहले क्या लिखा है, टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू वैल्यूज ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी are called equal if their magnitudes and directions are same. Thus, a parallel translation of a vector does not bring about any change in it. ये कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर है, मान लीजिए ये जो वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है ये मान लीजिए कि फोर्स वेक्टर है, और जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो अपने को दिया हुआ है लेटर से 10 न्यूटन। ऑलराइट, तो अगर मैं एक और इसी तरीके का वेक्टर बनाऊं, चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये रहा, ये मैंने एक और वेक्टर बना दिया यहाँ पर, और आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बिल्कुल इसे इसके पैरेलल रखा है। तो ये जो नया वेक्टर है ना, लेट अस नेम दिस वेक्टर एज ए वेक्टर। तो ये वेक्टर जो है मैं कह दूंगा कि किसके बराबर होगा, एफ वेक्टर के। ऐसा मैं क्यों कह सकता हूं, क्योंकि एक चीज मैंने मेक श्योर की कि इसका मैग्नीट्यूड सेम हो, दूसरी चीज मैंने मेक श्योर की कि ये दोनों क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल हो जाने से देखिए क्या हो जाता है कि जो वेक्टर है वो पूरी तरीके से सेम हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो वेक्टर दूसरा मैंने बनाया है ये भी क्या होना चाहिए, ये भी फोर्स को ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड हो, नहीं, ये 10 मीटर पर सेकेंड होगा तभी हम नहीं कहेंगे कि ये इक्वल है। हम लोग कब कहेंगे इक्वल है, जब ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो, 10 न्यूटन मैग्नीट्यूड को। ऑल राइट,
तो अब फिर से मैं चाहूं तो चलिए इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर से मैंने उठा करके मान लीजिए इसको उठा करके यहां रख दिया। तो अभी भी आप देखिए कहीं पे मैं इसे ले जाऊं, अभी भी ये क्या रहेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा। सेम क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने जो है इसके एंगल को विथ लेटर से कोई भी लाइन ले लेते हैं, लेटर से की एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए कि इसका एंगल अभी थीटा बन रहा है, तो हर बार ये थीटा ही तो बन रहा था, है ना। तो जब इसका ओरिएंटेशन नहीं चेंज होता है ना, तब हम लोग कहते हैं कि ये वेक्टर क्या है, सेम है। ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी को तो सेम रहना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या सीखे, अ पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर डज नॉट ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन इट। लेकिन आप इसके साथ क्या नहीं कर सकते हैं, आप इसे अगर सोचेंगे कि इसे रोटेट कर दें, राइट, अगर आप इसे बोले कि मैं इसे घुमा दूं, तो नहीं, घुमा देने पर फिर देखिए क्या हो जाएगा। अब जो इसका एंगल था एक्स एक्सिस के साथ, अब वो थीटा नहीं रहा, लेट अस से कि वो थीटा 2 हो गया, है ना। तो अब ऑल्दो इसका मैग्नीट्यूड मैंने सेम रखने की कोशिश की, लेकिन इसका एंगल जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। किसी भी फिक्स्ड लाइन से हम लोग एंगल मेजर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर मेरे को एक वेक्टर का इक्वल वेक्टर बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये मेक श्योर करना होगा कि वो जो नया वेक्टर है वो एग्जैक्टली उसके क्या हो, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो और साथ ही साथ पैरेलल भी हो। ऑलराइट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि रोटेट करने पर क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वो वेक्टर सेम वही बन जाए? तो हाँ, मेरा जवाब होगा कि अगर आप उसे 2 पाई एंगल या फिर 360 एंगल से रोटेट कर दें, तो वही एक स्पेशल केस हो जाता है ना। 2 पाई से रोटेट कर दिए, 4 पाई से रोटेट कर दिए, मतलब अगर आप उसको पूरा एक राउंड घुमा दिए, तब फिर भी आप बोल सकते हैं कि हाँ, वो वेक्टर जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम 2 पाई, 4 पाई, जीरो, इसके अलावा किसी भी और एंगल से अगर आपने रोटेट किया तो उस वेक्टर में चेंज तो आएगा ही। ऑल राइट, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं वेक्टर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर, जो कि है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैंने आपको अब तक ये तो बता दिया था कि इसको जनरल तरीके से तो ऐड नहीं कर सकते ना, सिंपली अलजेब्राइक सम तो नहीं कर सकते हैं। याद है आपको वो डिस्प्लेसमेंट वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था? तो उस केस में मैंने आपको ये नहीं बताया कि फिर ऐड कैसे करेंगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं ये सीखने के लिए कि इसे ऐड करेंगे कैसे। तो देखिए यहां पर मैंने क्या दिखाया था कि ये ए वेक्टर था ना, इनिशियली जो पहला डिस्प्लेसमेंट था, फिर आया था अगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और मैंने बोला था कि इन दोनों को ज्वाइन अगर कर दें तो ये क्या बन जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। मैं आपको याद दिला देता हूँ डायग्राम, क्या आपको याद आ रहा है ना, ए बी सी था, इसमें ए बी वेक्टर मैंने ऐसे शो किया था, बी सी वेक्टर ये था, और मैंने कहा था कि रिजल्टेंट, है ना, नेट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो कौन सा है, ये ए सी वेक्टर है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, मुझे फील हो रहा है कि ये किसके बराबर है, ए सी वेक्टर, क्योंकि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करने पर क्या आया, ए सी वेक्टर। तो इसी को आइए हम लोग एक लॉ के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो ये जो रूल है ये कहलाता है ट्रायंगल रूल, और वो क्या कहता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द टू वेक्टर्स टू बी एडेड, अ डायग्राम इज ड्रॉन इन विच द टेल ऑफ बी वेक्टर, देखिए हमने जैसे कि ए वेक्टर यहां पर बनाया और बी वेक्टर को कहां पर रखा, बी वेक्टर को इस तरीके से रखा सच दैट कि बी वेक्टर की टेल, देखिए एक एरो अगर होता है ना, तो उसमें ये कहलाता है हेड और ये पीछे वाला कहलाता है टेल, है ना। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, बी वेक्टर के टेल को कहां रखा गया, ए वेक्टर के हेड पर, देख पा रहे हैं आप, द वेक्टर ज्वाइनिंग द टेल ऑफ ए वेक्टर विद द हेड ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की हेड, इन दोनों को ज्वाइन करते हुआ वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब यहां पर जो ये एस वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, एस वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है ये बात? हम लोगों ने ये तो सीखा था कि सिंपली हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर एस। क्यों? ये गलत क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि ये लेंथ और ये लेंथ मिल करके एस लेंथ के बराबर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? अगेन ट्राइंगल का रूल है, दो साइड्स का समेशन जो है हमेशा तीसरे से बड़ा होता है। लेकिन यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा, हमने a प्लस बी बराबर एस नहीं लिखा, हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर एस वेक्टर का, और जस्टिफाइड भी था। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट प्लस यहां से यहां का डिस्प्लेसमेंट
वो अकेले किसके बराबर हो गया? नेट डिस्प्लेसमेंट के बराबर, राइट? तो ये बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक है। बस आपको क्या याद रखना है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, किसी वेक्टर के, जैसे मान लीजिए लेटर से ए वेक्टर है ना, उसके हेड पर आपको दूसरे वेक्टर की टेल को रखना है और फिर क्या करना है, टेल और हेड को मिला देना है। क्लियर है ये बात? तो ये कहलाता है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए, तो जो अगला रूल है जो हमारे को वेक्टर एडिशन का एक और तरीका देता है वो देखते हैं। वो रूल कहलाता है पैरेललोग्राम रूल। उसमें कहा गया है, वी ड्रॉ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ बोथ द टेल्स कोइंसाइडिंग। देखिए, अपने को क्या करना है, अपने को मान लीजिए कि एक वेक्टर ए वेक्टर दिया है और एक और वेक्टर दिया है बी वेक्टर, तो उसको आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है सच दैट कि दोनों टेल्स जो है वो कोइंसाइड कर जाए ना। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब बोला है टेकिंग दीज टू एज द एडजेसेंट साइड्स वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम। आपको ये तो फील हो रहा है कि इन दोनों साइड्स को, है ना, इन दोनों वेक्टर्स को एडजेसेंट साइड्स मान करके हम लोग एक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। आइए देखिए किस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने कोशिश करी कि बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूं, और उसी तरीके से मैं क्या कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करूं, है ना। थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि एक पैरेललोग्राम तो कंप्लीट किया जा सकता था ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ। अब ये बोल रहा है द डायगोनल थ्रू द कॉमन टेल्स, है ना, ये कॉमन टेल है दोनों का, ये पोजीशन गिव्स द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। तो वो कह रहा है कि आप सिंपली क्या करिए, जो कॉमन टेल है वहां से एक डायगोनल बनाइए, और ये जो डायगोनल है यही क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहलाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो डायग्राम है उसमें भी यही दिया हुआ है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया, डायग्राम इन पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने पर जो डायगोनल है वो कहला रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन यही काम आप ट्रायंगल रूल से भी कर सकते थे। ए वेक्टर में क्या रखते, बी वेक्टर के टेल को अगर रख देते तो भी तो वही वेक्टर आता। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे ट्रायंगल रूल हो, दोनों रूल से रिजल्ट तो एक ही आता है। ऑलराइट, चलिए, तो अब तो हमने ये सीख लिया कि अगर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है ना, तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से हमें क्या करना होगा, दोनों के टेल को जोड़ना होगा और पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा और देखना होगा कि जो डायगोनल है वो हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा, राइट। लेकिन अब एग्जैक्टली ए बी और थीटा के टर्म्स में हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि वो जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसके डायरेक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, यहाँ पर जो ए और बी वेक्टर है उनके हिसाब से उनको एडजेसेंट साइड्स मानते हुए एक पैरेललोग्राम बनाऊंगा और साथ ही साथ एक डायगोनल भी बनाऊंगा। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब तक मैंने क्या किया, मैंने ए वेक्टर का कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर एक और ए वेक्टर बना दिया, सिमिलरली बी वेक्टर को भी कॉपी पेस्ट करके एक और बी वेक्टर यहाँ पर बना दिया। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे रिजल्टेंट चाहिए तो क्या करना होगा, कॉमन टेल से मुझे एक डायगोनल यहाँ पर ड्रॉ करना होगा, राइट। तो ये जो ब्लैक वाली वेक्टर है ये क्या कहलाएगी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अगर मुझे ये दिया हो सवाल में कि ये जो ए वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि ए है, उसी तरीके से ये जो बी वेक्टर है लेट अस से कि इसका मैग्नीट्यूड बी है, तो अब मुझे निकालना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्लियर है? तो क्या क्या पता है मुझे कि ग्रीन वाले वेक्टर की लेंथ ए है, ऑरेंज वाले वेक्टर की लेंथ बी है, मुझे सिंपली क्या निकालना है, ब्लैक वाले वेक्टर की लेंथ। और मुझे एक और डेटा पता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो वही थीटा यहाँ पर भी हो जाएगा, सेम वही थीटा दिखेगा यहाँ पर, पैरेलल लाइन से ये दोनों ग्रीन वाली। तो अब मैं आपको एक बहुत आसान तरीका समझाता हूँ। अब आपको इन एरोज का कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों नहीं रह गया? क्योंकि आपको ये ब्लैक वाली लेंथ निकालनी है, राइट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अब आप वेक्टर भूल जाइए और अब आप सिंपली क्या सोचिए, ज्योमेट्री की तरह। तो ये देखिए मैंने सारे वेक्टर्स को अब हटा करके सिर्फ क्लैरिटी के लिए आपको दिखा दिया कि ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है और ये एंगल थीटा है, और सिमिलरली ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और अब बेसिकली अपने को ये ब्लैक वाली लेंथ निकालनी है। चलिए इनका कुछ नाम दे देते हैं। लेट अस से कि ये पी है, ये ओ है,
ये Q है और ये R है, इसका भी नाम दे देते हैं S। तो अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है OR निकालना है ना। OR कितना होगा ये हमें निकालना है। हमें लेंथ किसकी पता है? OQ की पता है, RQ की पता है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल QRS आप देख पा रहे हैं कि QR जो है, QR कितना है? स्मॉल a के बराबर, और एंगल RQS ये कितना है? ये थीटा है, राइट। तो क्या आप मुझे RS की वैल्यू बता सकते हैं कितनी आएगी? ये जो RS लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं कि RS की लेंथ आ जाएगी A साइन थीटा। अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने निकाला कैसे, है ना। तो ये निकालना बहुत आसान है, आइए मैं आपको बताता हूँ। हमें सिंपली ये करना है कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाता? साइन थीटा हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब आर एस अपॉन स्मॉल ए। तो यहाँ से स्मॉल ए, यहाँ से अपने को आर एस कितना आ गया? आर एस आ गया ए मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो मैंने ये सिंपल से काम किया। इसी तरीके से मैं क्यू एस बोल सकता हूँ ए कॉस थीटा। ये रही बात, एकदम सेम प्रोसीजर फॉलो की। तो चलिए अब एक काम करते हैं, इन सबको भूल करके हम लोग देखते हैं एक बड़े से ट्रायंगल को। आपको वो बड़ा सा ट्रायंगल देखिए दिख रहा होगा, ट्रायंगल ORS, है ना, ट्रायंगल ORS। इस ट्रायंगल की खासियत क्या है कि यहाँ पर जो RS है वो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। किस लाइन पर? अगर मैं OQ को एक्सटेंड कर दूं तो RS इज परपेंडिकुलर टू द एक्सटेंडेड लाइन OQ, ठीक है। तो अब आप ट्रायंगल ORS को जब देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और OR की लेंथ यहाँ पर कितनी दिख रही है? OR की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ OS का होल स्क्वायर प्लस RS का होल स्क्वायर, राइट, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा? OR बराबर आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ OS, कितना लिख दें? OS हम लोग लिख सकते हैं B प्लस A cos थीटा, करेक्ट, इसका होल स्क्वायर, प्लस RS कितना हो जाएगा? अभी अभी निकाला हमने, A साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है, आप देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के क्या बन जाएंगे? ए स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया? हमें OR मिल गया। और OR क्या है? OR है A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऑलराइट, तो हमारे को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। क्लियर है ये बात? इसके अलावा चलिए डायग्राम में आते हैं। अब हम लोग कैसे बोलेंगे कि इस OR वेक्टर का, है ना, अब मैं वेक्टर बना देता हूं वापस से। इस OR वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी अगर मुझे ये बतानी हो तो क्या मैं बोलूंगा? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन ये है कि मैं बोल दूंगा कि ये B वेक्टर से अल्फा एंगल बना रहा है। अब अल्फा तो सवाल में दिया नहीं था, तो मैं अल्फा को क्या बोलूं? अल्फा देखिए कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? A sin थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है? B प्लस A cos थीटा। तो मैं अपना आंसर किस तरीके से लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि OR वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। और उसकी डायरेक्शन में कैसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा कि वो B वेक्टर से, है ना, B वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल, सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू A sin थीटा अपॉन B प्लस A cos थीटा। तो चलिए मैं नीचे लिख देता हूं, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया था? tan ऑफ अल्फा हमारे पास आ गया था A sin थीटा डिवाइडेड बाय B प्लस A cos थीटा, राइट। इस तरीके से हम लोग
अपने वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए अल्फा हेल्प करेगा और मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल ही दिया। चलिए तो हम एक बार समराइज कर लेते हैं जो भी अब तक हमने पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा कि अगर अपने को दो वेक्टर दिया हो, लेटर से ए वेक्टर और बी वेक्टर, सच दैट उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स कितने हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो बी। तो उस केस में हम लोगों ने पहली चीज तो ये पढ़ी कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड्स है, और थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों को किस तरीके से ज्वाइन किया, बाय कनेक्टिंग देयर टेल्स, है ना, दोनों के टेल्स को मैंने एक साथ रखा। तो जो नॉन रिफ्लेक्स एंगल आ रहा था, है ना, एक और एंगल भी तो यहाँ पर होता है जो कि क्या होगा, 360 डिग्री माइनस थीटा, है ना, लेकिन मैं उस एंगल की बात नहीं करूंगा। हमें हमेशा चुनना होता है नॉन रिफ्लेक्स एंगल। ऑलराइट, तो यहाँ पर थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो मैग्नीट्यूड तो हमें क्लियर हो गया कितना आता है, और साथ ही साथ मुझे एक और चीज की जरूरत पड़ी थी, जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में है। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैंने ये सिलेक्ट किया कि मैं इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताऊंगा बी वेक्टर की मदद से, है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया कि जो बी वेक्टर है उसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, सच दैट tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। ऑलराइट, चलिए तो अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं यहाँ पर। उनमें से सबसे पहला केस जो मैंने लिया है वो है थीटा बराबर 0 डिग्री। मान लीजिए अपने पास दो वेक्टर्स हैं, लेट अस से कि एक वेक्टर है हमारे पास इस तरीके का और इसका नाम है ए वेक्टर, और लेट अस से कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। ऑलराइट, अब मेरे पास मान लीजिए एक और वेक्टर है और वो उसका नाम है मान लीजिए कि बी वेक्टर, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि है 5 न्यूटन। और जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इन दोनों वेक्टर को मैंने बिल्कुल कैसा बनाया है, पैरेलल बनाया है, और दोनों के बीच में एंगल भी कितना हो जाएगा, इसका मतलब 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब अगर मुझे ऐड करना है तो आप सोचिए कि रिजल्टेंट जो है वो तो बड़े आसानी से निकल आएगा। अगर मैं फॉर्मूला नहीं भी लगाऊं तो भी मैं कॉमन सेंस से आंसर निकाल सकता हूं, राइट। तो चलिए एक काम करते हैं, ए वेक्टर के ऊपर बी वेक्टर के टेल को रख देते हैं। ऑलराइट, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ए वेक्टर के टेल पे बी वेक्टर की टेल को रख दिया, और हमें दिख रहा है कि ए वेक्टर 10 मैग्नीट्यूड का था और बी वेक्टर था 5 मैग्नीट्यूड का। तो अब हमें इजीली दिख रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। करेक्ट है। तो अब जो है हमें समझ में आ रहा है कि अगर आप सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को लेंगे, है ना, सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स को लेने से क्या फायदा हो जाएगा यहाँ पर, कि आपको फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग दोनों के एल्जेब्राइक एडिशन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड का। चलिए इसे फॉर्मूले से भी एक काम करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं ना। तो अगर मैं फॉर्मूले से क्रॉस चेक करना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, मैग्नीट्यूड वॉज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो अब यहाँ पर हमने जो पहला वेक्टर लिया था उसका मैग्नीट्यूड कितना था, उसका मैग्नीट्यूड था 10, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 का स्क्वायर, प्लस जो दूसरा वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड था 5, तो 5 का स्क्वायर, प्लस क्या करें, प्लस हमें करना है 2 टाइम्स 10 इंटू 5, और एंड में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि थीटा 0 है। तो देखते हैं ये कितना आ गया, ये आ रहा है 100 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 5, 100 अगेन, और cos 0 होता है 1। ऑलराइट, तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया अंडर द रूट ऑफ, ये हो जाएगा 225, जो कि आप जानते हैं कि कितना होता है 15। तो हमारा जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से भी आ रहा है वो कितना जा रहा है 15, और यूनिट हो जाएगी उसकी न्यूटन। चलिए तो अब आ जाते हैं केस नंबर 2 पे, जिसमें थीटा है 180 डिग्री, या फिर अगर रेडियन में डिग्री को कन्वर्ट कर दे तो वो हो जाता है पाई रेडियन। तो इस बार फिर से मैंने वैसे ही दो वेक्टर्स लिए हैं, लेकिन ए वेक्टर तो डिट्टो वैसा लिया, लेकिन जो बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन को मैंने पलट दिया।
जिसके कारण अब आपको दिख रहा होगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, लेकिन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो अब अगर इन दोनों को हमें ऐड करना है ना, तो हमें साफ दिख रहा है कि एक अगर राइट डायरेक्शन में है तो एक लेफ्ट डायरेक्शन में है। तो हम लोग एनालिटिकली बोल सकते हैं कि क्या होने वाला है। आइए डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये मैंने दिखा दिया ए वेक्टर, और अब पीछे दिखाना पड़ेगा मुझे बी वेक्टर, राइट। तो ये 10 है और ये 5 है। तो 10 को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है ये 5। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि रिजल्टेंट जो है वो कितना आ जाएगा? सिर्फ राइट की डायरेक्शन में 5, है ना। ये हम लोग फील कर पा रहे हैं। बाकी अगर आप फॉर्मूले से करना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सॉल्व कर दिया है। हमें क्या करना था? फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन इस बार थीटा कितना हो गया? इस बार थीटा 0 से चेंज होकर के हो गया 180 डिग्री, राइट। और मैं आपको बता दूं कि cos ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, है ना। तो जिसके कारण देखिए ये 125 माइनस 100 बन गया, विच इज 25। तो अंडर रूट ऑफ 25 कितना हो गया? 5। तो हमारा आंसर इस बार क्या आ गया? 5 न्यूटन। ऑलराइट। चलिए, तो अब आ जाते हैं तीसरे और आखिरी स्पेशल केस पर, जिसमें मैंने क्या लिया है, जिसमें मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों को लिया है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री। जो कि मैंने कैसे फाइंड आउट किया? दोनों की टेल्स को मैंने ज्वाइन किया और देखा कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है। मैग्नीट्यूड मैंने फिर से वही ले लिया, 10 और 5। तो अब आपको बड़े आराम से दिख रहा होगा कि यहां पर अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो मुझे पैरेललोग्राम से, है ना, पैरेललोग्राम लॉ जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से मुझे क्या करने की कोशिश करनी चाहिए? मुझे जो पैरेललोग्राम बनने वाला है इस बार, और ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें दो साइड्स के बीच में एंगल, दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक रेक्टेंगल, है ना, क्योंकि इन दोनों के अनइक्वल साइड लेंथ्स हैं। तो मुझे ये दिख रहा है इस बार कि ये अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा ना तो ये क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर ये रेक्टेंगल बन गया तो हमारे को ये भी दिख रहा है कि ये जो लेंथ है ये 5 हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट वाला जो वेक्टर है वो कौन सा है? बी वेक्टर है, जिसका मैग्नीट्यूड खुद कितना था? 5 था। तो इसका मतलब ये वाली जो रेड वाली लाइन मैंने बनाई है ये भी कितने मैग्नीट्यूड का हो जाएगा? 5 का हो जाएगा। और नीचे ए वेक्टर था तो था ही, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था? 10 था। तो यहां पर हमारे को समझ में आ रहा है कि हम लोग, लेट अस नेम दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल पी क्यू आर को अगर देखें तो ये जो पी क्यू हमारा जो रिजल्टेंट है ना, वो हम लोग कह सकते हैं कि वो इस ट्रायंगल का क्या बन गया? हाइपोटेनस बन गया। और हाइपोटेनस बन गया तो हम लोग बिना फॉर्मूला लगाए, बिना वेक्टर वाला फॉर्मूला यूज किए क्या कह सकते हैं कि पी क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी? अंडर द रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। करेक्ट है, जो कि कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 125, और जो कि बन जाएगा 5√5, है ना। ये मैंने किस तरीके से निकाला? जो मैंने बचपन में पढ़ाई करी थी उसके हिसाब से किया है। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मूला लगा करके भी देखें कि इसका मैग्नीट्यूड इतना ही आए, तो मैंने वो भी कैलकुलेशन आपके लिए कर दी है। आइए देखिए, यहाँ पर मैंने वापस से मैग्नीट्यूड का वही फॉर्मूला लगाया। थीटा को मैंने ले लिया 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री मुझे पता है कि वो होता है 0, तो यहाँ पर 0 आ गया, जिससे ये अंडर रूट ऑफ 125 बन गया, विच इज 5√5। तो हमारा फाइनल आंसर फिर से मैच कर गया, और वो कितना आ रहा है? 5√5। ऑलराइट। चलिए, तो इन तीनों केसेस जो हम लोगों ने डील करा, स्पेशल केसेस, उनको एक बार समराइज कर देते हैं। मैंने देखा सबसे पहले, है ना, मैंने सबसे पहले देखा कि जब थीटा की वैल्यू हो जा रही है 0 डिग्री, ऑलराइट, तो थीटा 0 डिग्री आने पर रिजल्टेंट कितना आ जा रहा था? ए प्लस बी आ रहा था, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया? 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15, राइट। उसके अलावा मैंने देखा कि जब थीटा बराबर लिया मैंने 90 डिग्री, तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? वो आया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ 125, जो कि हो रहा था 5√5। और एक और केस मैंने देखा था जिसमें थीटा बराबर कितना आ रहा था? 180 डिग्री, और उस केस में जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया? a माइनस बी आया इस केस में, है ना। तो रिजल्टेंट कितना हो गया था?
10 minus 5 which is equal to 5। क्लियर है ये बात? तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड पॉसिबल है इन दोनों से वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है इन दोनों से वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसके अलावा कोई भी वैल्यू जो आ रही है वो 15 और 5 के बीच की आ रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे को दो वेक्टर दिए हुए हैं जिनमें से एक का मैग्नीट्यूड ए है और एक का मैग्नीट्यूड बी है, तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना फॉर्म हो सकता है, मैक्सिमम आ सकता है ए प्लस बी। मिनिमम कितना आ सकता है, मिनिमम आ सकता है, बेटर रहेगा लिखना मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्यों मॉड ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि इस बार तो मैंने ए को ले लिया था 10 और बी को ले लिया था 5, तो 10 माइनस 5 प्लस 5 आ जाता। लेकिन अगर मैं ए को 5 लिया होता और बी को 10 लिया होता तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो -5 नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने बाहर सेफ साइडेड रहने के लिए मैग्नीट्यूड के लिए मॉड लगा दिया। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि किसी भी दो वेक्टर्स के केस में जो मैग्नीट्यूड है ना, वो मैक्सिमम कितना आ सकता है, दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर। और मिनिमम मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या हो सकता है, दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। और इसके अलावा कोई भी और वेक्टर आप फॉर्म करेंगे किसी भी रैंडम एंगल थीटा लेकर के, तो वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। जैसा कि आप इस एग्जांपल में भी देख पा रहे हैं कि ये जो 5√5 है उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 5 और 15 के बीच में ही लाई करती है। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, अगर हमारे को दो वेक्टर दिया हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और उस केस में अगर थीटा जो है वो ये अलाउड हो कि आप थीटा को चेंज कर सकते हैं, मतलब यू कैन चेंज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो उस केस में जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट कब आएगा, जब थीटा 0 डिग्री होगा, और मिनिमम कब आएगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा। मतलब कि दोनों वेक्टर्स उस समय क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। ऑलराइट, देखिए अभी हम लोगों ने जो वेक्टर में निकाला है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया, उसमें आपने देखा होगा कि कॉस ऑफ थीटा बहुत बार यूज होता है ना। इसी तरीके से आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर में साइन थीटा, कॉस थीटा और हो सकता है टैन थीटा, इन तीनों की ही जरूरत हो। तो मैं आपको इन तीनों के ग्राफ के बारे में बताता हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कोई रैंडम अगर डिग्री दी हुई है, जैसे साइन 120 डिग्री हो गया, साइन 150 डिग्री हो गया, साइन 210 डिग्री हो गया, साइन 225 डिग्री हो गया, इस तरीके के एंगल्स को बहुत आसानी से कैसे निकाला जाए बिना चीजों को याद किए हुए, है ना। तो मैं खुद भी याद नहीं करता हूँ इन सारी वैल्यूज को, मेरे को बस एक ही चीज ध्यान में है, वही एक ग्राफ। इसकी मदद से मैं कोई भी एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो सबसे पहला केस हम लोग देख रहे हैं साइन थीटा का। ऑलराइट, तो साइन थीटा का ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके का बनता है। यहाँ पर ये जो एक्सिस है, लेट अस से कि ये थीटा है, और ये जो वाई एक्सिस है ये साइन ऑफ थीटा है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि साइन थीटा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा किस तरीके से वेरी करता है। थीटा यहाँ पर दिया हुआ है इन डिग्रीज, है ना। तो हमारे को जो थीटा मेंशन्ड है वो किस में है, वो मेंशन्ड है इन डिग्रीज। तो जैसा कि आप जानते हैं 90 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, 90 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू पाई बाय 2 रेडियन। 180 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, पाई रेडियन के। 270 डिग्री किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 रेडियन के। और 360 डिग्री किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2 पाई रेडियन के। आपको क्या याद रखना है, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, सॉरी 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, है ना। ये आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। ऑलराइट, तो अगर आपको ये याद है तो बाकी किसी भी एंगल को आप यूनिटरी मेथड से रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो अब तो हमने ये ग्राफ देखा किस तरीके से ये लगातार वेरी करता जा रहा है। ये एक पीरियोडिक ग्राफ होता है जो हर 2 पाई या फिर 360 डिग्री के बाद वापस से ये वेरी करता जाता है, सेम इसी तरीके से। मतलब 360 डिग्री के बाद का अगर बनाना है तो जैसे 0 के आगे कंटिन्यू हुआ है वैसा ही 360 डिग्री के बाद भी कंटिन्यू होगा। नोटिसेबल बात क्या क्या है, नोटिसेबल बात यह है कि 0 डिग्री पर साइन 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। साइन 90 पर ये मैक्सिमम हो जाता है, और कितना मैक्सिमम हो सकता है, ये +1। साइन 180 डिग्री पर ये वापस से 0 हो जाता है। तो हम लोग देख क्या पा रहे हैं, 0 से लेकर के 180 डिग्री तक साइन जो है वो पॉजिटिव रहता है, एक्सेप्ट 0 और 180 डिग्री जहां पर ये एग्जैक्टली 0 हो जाता है। फिर 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच के एंगल्स में ये देखिए नेगेटिव हो जाता है ना। और नेगेटिव में भी ये कितना नीचे जाता है, ये -1 तक जाता है,
कब जाता है ये 3π/2 रेडियन पर या फिर 270 डिग्री। चलिए, तो मैंने काफी एनलार्ज्ड इमेज आपको दिखाई है साइन के ग्राफ की, जिससे आपको और क्लैरिटी मिले, है ना। यहां पर मैंने शो कर रखा है कि 0 डिग्री से जैसे आप आगे बढ़े तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल आ गया विच इज 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, और 30 डिग्री को लिखने का एक और तरीका है, वो है π/6 रेडियन। उसी तरीके से 30 डिग्री के बाद एक और बीच में वैल्यू आती है 45 डिग्री। 45 डिग्री मैंने शो नहीं किया है ताकि थोड़ा सा आपको क्लैरिटी रहे डायग्राम में। यहाँ पर आ जाता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री पर आपको याद रखना है कि जो वैल्यू आती है वो आती है 1/√2। उसी तरीके से फिर आता है हमारा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री जो है, साइन 60 डिग्री को हम लोग और लिख सकते हैं π/3 रेडियन। ऑलराइट, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। राइट, तो 60 डिग्री को और क्या लिखा जा सकता है, π/3 रेडियन, और साइन π/3 या फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2। राइट, और उसके बाद तो हमें पता ही है कि 90 डिग्री पर साइन 90 कितना हो जाता है 1। मैं आपको सिखाना ये चाह रहा हूं कि आप जैसा देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री से 30 डिग्री पीछे आए तो कौन सा एंगल आया, 60 डिग्री। उसी तरीके से आप 90 डिग्री से अगर आगे जाएंगे कितना, 30 डिग्री, तो कौन सा एंगल आएगा, एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है ना, ये 90 डिग्री के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे जिस तरीके का बिहेवियर 0 से 90 डिग्री का हो रहा है, वैसा ही बिहेवियर 90 डिग्री से ना 180 डिग्री तक के बीच का हो रहा है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि साइन 120 डिग्री की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 120 डिग्री की भी वैल्यू हो जाएगी √3/2। ऑलराइट, जो कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू आई थी। तो देखिए, वही मैंने डायग्राम में शो करने की कोशिश की है कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री के बराबर क्यों आनी चाहिए। उसी तरीके से अगर मैं फर्दर कहा जाऊं, जैसे 0 डिग्री से 30 डिग्री आगे गया तो जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू आनी चाहिए सिमेट्री को देखते हुए 180 डिग्री से। अगर मैं 30 डिग्री पीछे जाऊं, 180 डिग्री से 30 डिग्री पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, मैं किस एंगल पर आ गया, मैं आ गया 150 डिग्री पर। ऑलराइट, तो साइन ऑफ 150 डिग्री कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये तरीका मैं अपनाता हूं वैल्यूज को निकालने का। अब आप मुझे बताइए कि अगर साइन 150 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ है, तो साइन ऑफ 210 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको ये सोचना चाहिए कि 180 डिग्री के अबाउट अगर हम लोग देखें कि 30 डिग्री पीछे जा रहे हैं तो हाफ आ रहा है, तो 180 डिग्री से 30 डिग्री अगर मैं आगे चला जाऊं, मतलब 210 डिग्री पर आ जाऊं, तो वैल्यू जो है वो कितनी आनी चाहिए, एग्जैक्टली जितनी आ रही थी पहले उसका नेगेटिव में। मतलब कि साइन 210 डिग्री हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, -हाफ। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ, जो कि है हमारा कोसाइन का ग्राफ, है ना, जिसको हम लोग सिंपली कॉस भी कहते हैं। तो कॉस का ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके का होता है। ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाता है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस बार शुरुआती वैल्यू जो है कॉस 0 पर कितनी वैल्यू आती है, 0 आती है। फिर उसके बाद ना 0 से 90 डिग्री, जिसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं, तो इसमें धीरे धीरे वैल्यू इसकी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग देख पा रहे हैं कि cos 0 1 है और cos 90 0 हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ये नेगेटिव में चला जाता है, और उसके बाद cos 180 डिग्री -1, और उसके बाद फिर ये राइज करना चालू करता है, और इस तरीके से ये जो पूरा साइकिल है ये फिर रिपीट होता चला जाता है। जैसी बात हम लोगों ने करी थी अभी अभी साइन के ग्राफ में, ऑलमोस्ट वैसी बात हम लोग यहां पर भी कर सकते हैं। जैसे कि इस बार क्या हो जाएगा, cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी √3/2, और cos ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ऑलराइट, तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ में सारे डेटा को शो कर दिया है। और 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में एक और एंगल आता है जो कि है 45 डिग्री π/4, और साइन सॉरी cos π/4 की वैल्यू एग्जैक्टली साइन π/4 के बराबर आती है, और उसकी वैल्यू आती है 1/√2। अब अगेन सेम लॉजिक लगाएं, तो आप लोग फिर से ये सोच सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि cos ऑफ बताइए कि 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे सिंपली ये बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से अगर मैं 30 डिग्री पीछे जाऊं तो जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, +1/2।
उतनी ही वैल्यू आनी चाहिए लेकिन नेगेटिव में। कब? अगर मैं 90 डिग्री से कितना आगे जाऊंगा, 30 डिग्री आगे जाऊंगा, मतलब cos 120 डिग्री आपका जवाब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पर क्या कुछ रटने की जरूरत पड़ी? नहीं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत पड़ी कि कॉस का ग्राफ कैसा होता है और साइन का ग्राफ कैसा होता है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो अब आखिरी ग्राफ जिससे हम लोग फिलहाल इस चैप्टर में डील करने वाले हैं वो है टैन का ग्राफ, है ना। तो टैन का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का बनता है। आपको ये तो पता होगा कि टैन ऑफ थीटा का मतलब क्या होता है। टैन ऑफ थीटा एक्चुअली इट इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को ही हम लोग टैन थीटा कहते हैं। और इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है। tan जीरो पर tan जीरो जीरो हो जाता है। tan 90 डिग्री एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं डिफाइंड होता है? क्योंकि डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ पर cos 90 आ जा रहा है ना। cos 90 तो जीरो होता है, तो 1/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसीलिए cos 90 क्योंकि जीरो होता है तो tan 90 जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए tan 90 की कोई वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि अगर 90 डिग्री से जरा सी छोटी वैल्यू की अगर बात करें ना, तो वो उस एंगल के लिए जो tan थीटा होगा वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं ग्राफ में कि 90 डिग्री से अगर थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो उसके लिए tan ऑफ दैट एंगल कैसा दिख रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी को टेंड करता हुआ जा रहा है। क्लियर है? तो ये जो लाइंस है जो किस लाइन को अप्रोच कर रही है, ये अप्रोच कर रही है ये वाली वर्टिकल लाइन को, है ना। तो ये कभी भी इसे टच नहीं कर पाती है ना। ये हमेशा इसे अप्रोच करती जाती है। तो अभी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप क्या समझिए कि tan जीरो जीरो होता है, tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। 90 डिग्री से थोड़ी सी छोटी वैल्यू के लिए वैल्यू जो है लगभग इंफिनिटी को टेंड करती है, और 90 डिग्री से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू भी अगर देखें तो वो नेगेटिव इंफिनिटी को टेंड करती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 0 से 90 डिग्री वाली वैल्यूज है उनके लिए tan थीटा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। क्लियर है? और 90 डिग्री से 180 डिग्री तक की वैल्यूज के लिए tan थीटा कैसा आता है, नेगेटिव आता है। अगर आपको इतना भी याद होगा तो ये आपके लिए मोर देन एनफ है। क्लियर है? साथ ही साथ tan थीटा की कुछ स्पेशल वैल्यूज भी होती है जो आपको याद रहे, जैसे कि tan ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाता है, वो हो जाता है 1/√3। tan ऑफ 60 डिग्री कितना हो जाता है, वो हो जाता है √3। क्लियर है ये बात? यहां पर भी हम लोग वो सिमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ये पता है कि tan 30 डिग्री कितना है ना, तो आप उसी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो वैल्यू tan 30 डिग्री की आएगी कितनी आती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√3। तो आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में कि tan ऑफ, अगर मैं 180 डिग्री से पीछे 30 डिग्री जाऊं, मतलब tan ऑफ 150 डिग्री, तो उसको भी कितना आना पड़ेगा, सिमेट्री को ओबे करते हुए -1/√3। क्योंकि जिस तरीके से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है उसी तरीके से ये ग्राफ नीचे भी तो है। क्लियर है ये बात? चलिए, तो इतनी पढ़ाई करने के बाद अब हम लोग सवालों पर आते हैं ना। अपना पहला सवाल है, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स ए मेक एन एंगल थीटा विद ईच अदर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो वेक्टर बना लेते हैं, है ना। एक मैंने ये वेक्टर बना लिया, इसका मैग्नीट्यूड ए है। और चलिए एक और वेक्टर बना लेते हैं और इसका भी मैग्नीट्यूड मुझे बनाना है इसी के बराबर, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड मैंने ए बता दिया। मैंने मेक श्योर किया कि इन दोनों की लेंथ लगभग बराबर दिखे, तभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। अब मैंने क्या किया, दोनों के टेल को ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर, थीटा हो जाएगा। अब जो है अपने को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट पूछा है, तो हमारे को क्या करना होगा, हमारे को सिंपली फॉर्मूला लगा देना चाहिए। और फॉर्मूला कैसा होगा, फॉर्मूला हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला था उसके मैग्नीट्यूड का वो क्या था, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं ना। तो अपने को वैल्यू क्या पुट करनी होगी, वैल्यू पुट करनी होगी अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी जो है वो भी तो ए ही है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा, राइट। तो देखते हैं ये क्या बन जा रहा है, ये बन जा रहा है अंडर द रूट ऑफ
2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। अब चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो 2a² कॉमन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा 2a² 1 प्लस कॉस थीटा। करेक्ट है यहाँ तक। अब 2a² को चलिए बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा √2a, और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। करेक्ट है यहाँ तक। अब देखिए इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। इसको ए नेट कह देते हैं, ठीक है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को एक और मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी, और वो है 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos² थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है ना, आपको याद रखना चाहिए। और लगे हाथ तो एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² थीटा बाई 2। और चलिए एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं जो कभी ना कभी काम आएगा ही, वो है साइन ऑफ थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो बेसिकली ये तीन फॉर्मूले जो है अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। क्लियर है ये बात। तो मेरा सजेशन यही है कि आप इन तीनों फॉर्मूले को जरूर याद रखिए। तो आते हैं क्वेश्चन पर वापस से। यहाँ पर अपने को 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है। 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 cos² थीटा बाई 2। तो चलिए इसे लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। तो अपना ए नेट कितना आ गया, ए नेट आ गया √2a तो ऑलरेडी था, और अंदर अब क्या आ जाएगा 2 cos² थीटा बाई 2। करेक्ट है यहाँ पर। तो अब जो है √2 फिर से बाहर आ गया, तो √2 इंटू √2 कितना हो गया 2a cos² थीटा बाई 2 का रूट क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा बाई 2। तो अपना जो ए नेट आ गया, मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ गया, वो कितना आ गया 2a cos थीटा बाई 2। ऑलराइट। तो ये अपना आंसर का एक पार्ट है, क्योंकि वेक्टर पूछा है तो ये तो सिर्फ क्या आया, मैग्नीट्यूड आया। अब चलिए ये निकालते हैं कि वो एक नीचे वाले इस वाले वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है ना, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है। तो हमारे को फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला चाहिए था, अपने को चाहिए था रिजल्टेंट। याद है आपको, हम लोग इस तरीके से जब बनाते थे तो यहाँ पर बोलते थे कि ये वाला एंगल अल्फा है, और tan अल्फा कितना आ जाता था, tan अल्फा आ जाता था, तो ये रहा tan अल्फा। तो tan अल्फा आ जाता था a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। लेकिन अपने केस में तो a और b दोनों ही क्या है, बराबर है। तो चलिए वापस अपने सवाल पे आते हैं। अपने को लिखना चाहिए यहाँ पर कितना, अपने को लिखना चाहिए tan अल्फा इक्वल टू b के बजाय a ही लिख देते हैं, a sin थीटा अपॉन a प्लस b के बजाय फिर से a cos थीटा। तो अपने पास tan अल्फा कितना आ गया, अपने पास tan अल्फा आ गया, देखिए a तो हर जगह से कैंसिल आउट हो गया, तो tan अल्फा आ गया sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो वही नीचे लिख देते हैं tan, सॉरी यहाँ tan अल्फा है ना, tan अल्फा बराबर कितना आ गया sin ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, राइट। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, उससे ये फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए कैसे, tan ऑफ अल्फा को मैं लिख दूंगा sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। sin थीटा कितना हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2 cos² थीटा बाई 2। क्लियर है बात। तो यहां से देखिए cos थीटा बाई 2 से एक स्क्वायर वाला तो कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, है ना। cos थीटा बाई 2 से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बच गया, ये बच गया साइन ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन cos ऑफ थीटा बाई 2, जो कि क्या बन जाएगा, यहां से आ जाएगा tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा बाई 2। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, यहां से आ गया अल्फा बराबर थीटा बाई 2। अल्फा बराबर थीटा बाई 2 का आप सिग्निफिकेंस समझिए। ये देखिए अल्फा बराबर थीटा बाई 2 आने का मतलब हो गया कि थीटा को अगर आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो अब हमारे को क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन के अलोंग है, अलोंग द एंगुलर बाइसेक्टर।
तो आप लोग इस सवाल के थ्रू एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हैं, वो ये है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। चलिए तो अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर। क्या होगा अगर हम लोग किसी वेक्टर जैसे कि आपने कोई ए वेक्टर दिया है ना, इसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। Suppose a vector of magnitude a and k is a number, we define the vector b vector as k into a vector, है ना। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ k into a। क्लियर है यहाँ तक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, वो ये है कि मान लीजिए ये जो a वेक्टर है ना, ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड से कह लीजिए कि 3 न्यूटन है। ऑलराइट, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं k से, सच दैट k पॉजिटिव है, लेट अस से कि k बराबर 2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 न्यूटन, राइट। और उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, सेम एज दिस। तो अगर मैंने इस वेक्टर को, ए वेक्टर को क्या किया, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है, और साथ ही क्या हो रहा है, डायरेक्शन में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सोचिए कि अगर k की वैल्यू -2 होती है ना, k की वैल्यू अगर होती -2, फिर क्या होता, k की वैल्यू -2 होने पर अपने को जो रिजल्टेंट b वेक्टर मिलता वो कैसा हो जाता, वो हो जाता -6। मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड तो 6 ही रहता, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती, ऑपोजिट, है ना। तो वो वेक्टर कैसा दिखता, वो वेक्टर कुछ ऐसा दिखता, राइट, इस तरीके का। तो अगर मैं इसे कह रहा हूं ए वेक्टर, तो ये वाला जो वेक्टर है, ये क्या कहला रहा था, ये कहलाता -2 टाइम्स ए वेक्टर, करेक्ट है। तो माइनस साइन यहाँ पर क्या बता रहा है कि डायरेक्शन जो है वेक्टर की पलट गई है, और कितने से पलटी, एग्जैक्टली 180 डिग्री से। तो हम लोगों ने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर किसी वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं अबाउट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, ये बस एडिशन ही है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि 2 प्लस -3 कितना होता है ना, तो आप क्या बोलेंगे, -1। तो मैंने क्या किया, 2 में से 3 को घटाया, राइट। लेकिन उसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि मैंने 2 में क्या ऐड किया, -3। उसी तरीके से अगर मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को घटाना है, तो मैं और क्या बोल सकता हूँ कि मैं ए वेक्टर में -बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ। समझ रहे हैं बात आप। तो अब तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है दिक्कत, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर मुझे बी वेक्टर दिया है तो -बी वेक्टर कैसा हो जाएगा। आप देखिए इस डायग्राम को, अगर ये बी वेक्टर है तो -बी वेक्टर कैसे हो जाएगा, बस मुझे एरो को पलट देना है। तो अब मुझे बी वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, -बी वेक्टर। तो मैं ए वेक्टर और -बी वेक्टर को ऐड करूंगा, और ऐड करने का तरीका तो मुझे पता ही है। अगर ट्रायंगल रूल लगाना चाहूं तो ए वेक्टर के हेड पर -बी वेक्टर के टेल को रख दूंगा। तो ये जो रिजल्टेंट है वो क्या कहलाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बच्चों मैंने बेसिकली क्या किया यहाँ पर, मैंने ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर, ये जो -बी वेक्टर है ना, -बी वेक्टर के हेड तक मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, और वही मेरा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। आप हमेशा ध्यान रखिएगा और कभी कंफ्यूज मत होइएगा, आपको क्या करना होता है, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है। जैसे कि मुझे किन दो वेक्टर्स को ऐड करना था, ए वेक्टर और -बी वेक्टर। तो मैंने किस तरीके से दोनों को अलाइन किया, सच दैट कि एक की हेड पर दूसरे का टेल आ जाए, और उसके बाद मेरे को एक टेल दिख रहा है और एक हेड दिख रहा है, और मुझे इन दोनों को ज्वाइन कराना है किस फैशन में, फ्रॉम टेल टू हेड फैशन। और यही वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस -बी वेक्टर, जो कि सिंपली कहला सकता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, जो कि बेसिकली है क्या, ए वेक्टर प्लस माइनस टाइम्स बी वेक्टर, है ना मजेदार। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और सवाल है, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 3 यूनिट एंड 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज। अच्छा, 3 पार्ट में सवाल है ना, एक बार 1 यूनिट है, एक बार 5 यूनिट है, और एक बार 7 यूनिट है।
तो देखिए सवाल को आप ऑब्जर्व करके भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि डेटा इस तरीके का दिया हुआ है, 3 है और 4 है, उनसे आपको बनाना है 1 यूनिट। तो क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ये 4 यूनिट है और इसमें अगर आप पीछे की तरफ 3 यूनिट को इस तरीके से ऐड कर दें, तो 4 और 3 एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करने की कोशिश तो करेंगे, पर चूंकि 4 ज्यादा है तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा 1। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि अगर 4 और 3 है और उनसे 1 बनाना है, तो आप ओरली भी इस सवाल को कर सकते हैं और कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे। आप क्या बोलेंगे कि मुझे पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो होता है अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, राइट। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड आपको इस बार दिया हुआ है 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो 1 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 8 3 से 24 कॉस ऑफ थीटा। अब 16 प्लस 9 25, तो 25 इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा -24। तो यहां से आ गया 24 cos थीटा इज इक्वल टू -24। यहां से क्या आ गया, cos थीटा बराबर -1। अब -1 कब आता है, जब थीटा कितना हो जाता है, 180 डिग्रीज। इसी तरीके से आ जाते हैं सवाल के दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में बोला है 5 यूनिट करना है। अब 3 और 4 से बनाना है 5। तो ये बहुत ही फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ना, कि अपने को ये पता है कि अगर एक ट्राइंगल में 3 हो और ये 4 हो तो हाइपोटेनस 5 हो जाता है ना। तो उस पर्टिकुलर केस में ये एंगल होता है 37 डिग्री और ये वाला एंगल होता है 53 डिग्री। इसीलिए आपको फिजिक्स में क्या कहा जाता है कि एक वैल्यू याद रखिए, और वो वैल्यू है साइन ऑफ 37 डिग्री इज इक्वल टू हो जाता है 3/5 और साइन ऑफ 53 डिग्री हो जाता है 4/5। और उसी तरीके से cos 37 डिग्री हो जाएगा 4/5 और cos 53 डिग्री हो जाएगा 3/5। ये डेटा आपको याद होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहता है। और चलिए अगर ये नहीं याद है तो हम लोग क्या करें, है ना। यहाँ पर पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 5 यूनिट, है ना। तो हम लोग फिर से वही काम करते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। बिना फॉर्मूला लगाए हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 3 है और जो 4 है उन दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब चलिए फॉर्मूला लगा करके देखते हैं। 5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। तो यहां से देखिए क्या आ जा, स्क्वायर कर दिए तो 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 24 cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से क्या आ गया, 25 इज इक्वल टू 25 प्लस 24 cos थीटा। यहां से भी अपने को देखिए क्या आ गया, cos थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। क्लियर है ये बात। और आखिरी पार्ट में हमसे पूछा है कि 3 और 4 को मिला करके 7 बनाओ, है ना। तो अब मुझे क्लैरिटी है कि 3 को अगर मैं इस तरीके से रख रहा हूं तो मुझे 4 को भी इसी तरीके से रखना होगा, मतलब इन दोनों के बीच में कितना होना चाहिए एंगल, 0 डिग्री। अभी तो 4 और 3 मिलकर के कितना बनेगा, 7 बनेगा। तो तीसरे पार्ट का जवाब क्या आ गया, 0 डिग्री। और हमें पता है कि जो 4 और 3 इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां से कहां लाई कर सकता है, 1 से लेकर के 7 तक के बीच में ही लाई करेगा, है ना। चाहे आप एंगल कुछ भी ले लीजिए, मैक्सिमम 7 बनेगा और मिनिमम 1 बनेगा। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। और नेक्स्ट सवाल कह रहा है टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हैव एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, और दूसरा पार्ट है द डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। तो चलिए सबसे पहले उन दोनों वेक्टर्स को डिनोट करने की कोशिश करते हैं। अपने को दिया है कि दो वेक्टर्स हैं और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड भी कितना कह रहा है, 5 यूनिट कह रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर मैंने लेटर से इसका नाम मैंने दे दिया ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, और इसका नाम मैंने दे दिया बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 5।
और इन दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बहुत इजी है मेरे लिए। मुझे ये याद है, जो पहला सवाल हमने किया था उसमें हमें क्या आया था कि अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड्स हो, है ना, दो वेक्टर्स हो जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो रिजल्टेंट, है ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाता है, वो आ जाता था 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। तो मैं डायरेक्टली उसे यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। 2 टाइम्स a कितना हो जाएगा, 5 इसका, और cos ऑफ 60 डिग्री बाई 2 मतलब 30 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 10 इंटू रूट थ्री बाई टू मतलब 5 रूट थ्री। क्लियर है ये बात? तो पहले का तो जवाब क्या आ गया, 5 रूट थ्री आ गया। अब बोल रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, है ना। तो डिफरेंस के लिए आप सोचिए क्या करना चाहिए हमें। हमने अभी भी पढ़ा कि मान लीजिए एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को घटाना है, तो हमें क्या करना होगा, किसी एक वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसे पलट देनी होगी, है ना। तो जैसे कि मान लीजिए मैं बी वेक्टर को अब क्या कर रहा हूँ, पलट दे रहा हूँ। ये रहा मेरा नया ए वेक्टर। ए वेक्टर तो वही है, लेकिन ये क्या बन गया, माइनस बी वेक्टर बन गया, जिसका मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है, 5 है। और ए वेक्टर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड 5 ही है। अब सोचिए ये वाला एंगल कितना था, 60 डिग्री। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा अब, 120 डिग्री, क्योंकि ओवरऑल ये तो 180 डिग्री बनाता है। तो 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा देंगे तो ये 120 डिग्री बन जाएगा। अब अपने को दो वेक्टर दिख रहा है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो अब मैं सीधा क्या बोल दूंगा कि रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा सेम 2a cos थीटा बाई 2। लेकिन इस बार a तो चलिए सेम है, 5 ही है, लेकिन cos ऑफ थीटा बाई 2 जब मैं करूंगा तो थीटा कितना लूंगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री बाई 2, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 इंटू कॉस 60 डिग्री इज हाफ। तो आंसर हमारा हो गया 5। क्लियर है बात? तो इस तरीके से बड़े आराम से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी देख सकते हैं। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल है, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर एंड बीटा बीटा विद बी वेक्टर। तो अपने पास चार ऑप्शंस है ना कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा। चलिए सोचते हैं और एनालाइज करते हैं। ये पूरा का पूरा जो वेक्टर चैप्टर है ना, उसमें आपको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस, लॉजिक, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए इस सवाल को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा केस बताता हूँ। मान लीजिए शुरुआत में कि ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। अब देखिए कि बी वेक्टर जब शुरुआत में ऐसा है ना, ये मेरा बी वेक्टर है। मान लीजिए ये शुरुआत में ऐसा होता कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल बराबर होता, तब मुझे पता है कि रिजल्टेंट कहाँ होता। रिजल्टेंट जो है वो कहीं इस तरीके से होता, है ना, दोनों के एंगुलर बाइसेक्टर के अलोंग होता, राइट। अब जो है मान लीजिए कि मैं ए वेक्टर की लेंथ को बढ़ा रहा हूं, है ना, ए वेक्टर की लेंथ को मैंने और बढ़ा दिया, मान लीजिए यहां कर दिया। तो अब क्या होगा, अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो कैसा दिखेगा, वो थोड़ा इस तरीके का हो जाएगा, करेक्ट। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं बढ़ाता जा रहा हूं, तो उसके साथ जो एंगल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब जो वेक्टर जितना बड़ा होगा उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल जो है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उतना ही कम होता जाएगा। तो अब आते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है अल्फा लेस देन बीटा। नहीं, ये तो जरूरी नहीं है, हमने अभी भी देखा कि अल्फा बीटा के बराबर भी हो सकता है। अगला ऑप्शन है अल्फा लेस देन बीटा इफ ए इज लेस देन बी। एक बार सवाल में देखते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है। सवाल में था रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद ए वेक्टर। तो चलिए वो ये कहना चाह रहा है कि ए के साथ एंगल जो रिजल्टेंट का है वो अल्फा है, और बी के साथ जो एंगल है रिजल्टेंट का वो बीटा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि किस केस में अल्फा जो है वो बीटा से छोटा होगा। अल्फा बीटा से छोटा तब आ रहा है जब ए वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो, बड़ा हो। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन तो सी है। तो आप देखिए वेक्टर के बहुत सारे सवाल जो है ना आप लॉजिकली निपटा सकते हैं, है ना, सिर्फ ये देख करके कि जैसे जैसे ए बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे ए के साथ जो रिजल्टेंट का एंगल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, और छोटा होता जा रहा है। क्लियर है? चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है लेट सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब अपने पास चार ऑप्शन है। चलिए एक एक करके चारों ऑप्शन को देखते हैं।
पहला ऑप्शन है मॉड ऑफ सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर। चलिए सोचते हैं कि ऐसी कोई कंडीशन है क्या जो इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर सके। तो मुझे क्लिक कर गया कि ऐसी सिचुएशन तो है पॉसिबल। आइए मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड 4 है ना, और इसको मैं कह दे रहा हूँ ए वेक्टर। ठीक है, एक और वेक्टर चलिए मैं बनाता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 3 है ना, ये मैंने 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाया और इसको कह दे रहा हूं बी वेक्टर। और यहां पर मैं ना मॉड लगा देता हूं तो ज्यादा सही हो जाएगा। यहां पर लग गया मॉड, है ना। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है और इसी तरीके से मैं दिखा देता हूं कि बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 3 है। और मुझे साफ दिख रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो सी वेक्टर कैसा हो जाएगा, सी वेक्टर हो जाएगा टुवर्ड्स राइट और उसका मैग्नीट्यूड होगा सिर्फ 1। करेक्ट है। तो हमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट मिल गया। यहां पर लिखा था कि मॉड ऑफ सी वेक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर। नहीं, मॉड ऑफ सी वेक्टर देखिए 1 है और 1 तो 4 और 3 दोनों से ही छोटा आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो तो रिजेक्ट हो गया। अगला ऑप्शन है इट इज पॉसिबल टू हैव मॉड ऑफ सी वेक्टर लेस देन ए एंड मॉड ऑफ सी वेक्टर लेस देन मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये तो जस्टिफाइड है, हमने अभी अभी एक केस देखा जिसमें ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। देखिए इसी एग्जाम्पल से ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्या सी ए प्लस बी के बराबर है, नहीं। ए प्लस बी तो 7 हो रहा है, क्या 7 1 के बराबर है, नहीं। तो सी गलत हो गया। अब ये लिखा है सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। क्या सी कभी भी 3 + 4 7 नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कब हो सकता है, तब हो सकता था जब ये जो बी वेक्टर है ना, बी वेक्टर कैसा होता, बी वेक्टर जो है इसी के डायरेक्शन में होता। तो अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा आ जाता, इन दोनों का रिजल्टेंट 7 मैग्नीट्यूड का आ तो जाता। इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया ना, ये कह रहा है सी इज नेवर इक्वल टू ए प्लस बी। नहीं, सी तो ए प्लस बी के इक्वल हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है वो हमें किसी पॉइंट की पोजीशन बताता है। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक तो तरीका आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ्स में, है ना, एक्स कॉमा वाई के हिसाब से आप बताते हैं। लेकिन अगर उसे वेक्टोरियली डिफाइन करना हो तो भी देखिए बहुत आसान होता है। आपको क्या करना होगा, ओरिजिन से उस पॉइंट पी तक आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना होगा और उसका नाम आप दे सकते हैं, जनरली हम लोग देते हैं आर वेक्टर। तो यहाँ पर जो ओपी वेक्टर है ना, वो क्या हो जाता है आर वेक्टर। और ये आर वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि वो हमारे इस लोकेशन को, इस पोजीशन को वेक्टोरियली बताता है। तो वही देखिए यहाँ लिखा है it is the vector joining the origin to the point where the object lies directed from origin to the point। अब देखिए इसका बहुत यूटिलिटी है, देखते हैं कैसे कहाँ कहाँ यूटिलिटी है इसका। तो देखिए यूटिलिटी के लिए हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यहां पर पहले ऑब्जेक्ट था और बाद में ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ चला गया, यहां पर चला गया, है ना, पॉइंट Q पर चला गया। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये ओपी वेक्टर था। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया ये ओक्यू वेक्टर। अब हम लोग इन दोनों वेक्टर्स के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और लॉजिकली समझना चाहें तो P से वो कहां गया, Q पर गया। तो हम लोग एक ऐसा वेक्टर बना ले जो P से किस डायरेक्शन में हो, Q की तरफ हो। तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। और हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जनरली हम लोग एस वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो एस वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एस वेक्टर हो जाएगा, आप अगर यहाँ पर ट्राइंगल रूल लगाएं तो आप देख पा रहे होंगे कि आर आई वेक्टर प्लस एस वेक्टर बराबर आर एफ वेक्टर आ रहा है ना। आर आई वेक्टर की हेड पर एस वेक्टर के टेल को रख दिए तो आर एफ वेक्टर आ रहा है। तो यहां से देखिए एस वेक्टर कितना आ जाएगा, एस वेक्टर आ जाएगा आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। मतलब बेसिकली हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर बराबर क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, ये रेड वाली लाइन की दूरी, और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ।
चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो वेक्टर। बेसिकली हमारे को जीरो क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि अगर हम लोग दो वेक्टर को सम कर रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए मैं ए वेक्टर में अगर मैं ऐड कर दूं माइनस ए वेक्टर, तो रिजल्टेंट जो है ना वो भी एक वेक्टर आना चाहिए। तो दो वेक्टर का जो समेशन है वो वेक्टर आना चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ जीरो नहीं लिखते हैं, जीरो वेक्टर लिख देते हैं। क्लियर है ये बात? तो यहाँ लिखा है वेक्टर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। जीरो वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो तो बस इसलिए हम लोग वेक्टर साइन लगाते हैं ताकि ये फॉलो कर सके कि वेक्टर का समेशन या फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या है, एक वेक्टर है। तो इसीलिए हम लोग जैसे ए वेक्टर प्लस जीरो नहीं लिखते, हम लोग क्या लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर बराबर ए वेक्टर। लैम्डा इंटू जीरो वेक्टर बराबर जीरो नहीं बल्कि क्या लिखते हैं, जीरो वेक्टर। तो छोटी सी थ्योरेटिकल बात है, याद रहे तो अच्छा है। तो चलिए अब ऑलमोस्ट हम लोग पहले लेक्चर के आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, जिसमें हम लोग जीरो रिजल्टेंट निकालने की कंडीशन के बारे में बात करेंगे। पहला है, अगर सिर्फ दो वेक्टर हो, मान लीजिए ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, अब बोला जाए कि इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो चाहिए, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा, मैंने जैसा कहा वेक्टर एक लॉजिकल चैप्टर है। इन दोनों का रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर आने का मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, माइनस बी वेक्टर। और इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि अगर एक वेक्टर ऐसा दिख रहा है तो बी वेक्टर को कैसा दिखना होगा, ठीक इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो दो वेक्टर्स तब कैंसिल आउट होंगे जब दोनों क्या हो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो पर डायरेक्शन में बिल्कुल ऑपोजिट हो। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या कह रहा है, अगर तीन वेक्टर हो, ऑलराइट। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर लॉजिक इन्वॉल्व है। देखिए, रटना कुछ भी नहीं है। तीन वेक्टर का अगर समेशन आपको जीरो चाहिए, मान लीजिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, इन तीनों का रिजल्टेंट आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए ना। तो कंडीशन ये है कि एक पहली और प्राइमोस्ट कंडीशन ये है कि इन तीनों वेक्टर को कोप्लेनर होना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, अच्छा पहले कोप्लेनर का मतलब तो बता देता हूं आपको। कोप्लेनर का मतलब हो गया कि तीनों को एक ही प्लेन में लाई करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक वेक्टर दिखाया इस तरीके से और एक और वेक्टर दिखाया इस तरीके से, तो अब जो है तीसरे वेक्टर को इसी स्क्रीन वाली प्लेन में होना पड़ेगा। ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप ये मुझे बताइए कि अगर मैं शुरुआत में सिर्फ इन दोनों वेक्टर को देख रहा हूं, है ना, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को अकेले रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कौन सा हो जाएगा, जो कि इन दोनों का वेक्टर सम होगा। चलिए कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। ये इन दोनों का क्या कहलाएगा, वेक्टर सम कहलाएगा। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इस ग्रीन वाले को बोल सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऑलरेडी मिल गया। अब आप मुझे ये बताइए कि जो तीसरा वेक्टर है उसको कैसा होना पड़ेगा। तीसरे वेक्टर को बिल्कुल ऐसा होना पड़ेगा, सच दैट कि सी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर, और डायरेक्शन वाइज क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऑपोजिट। तो अगर ये रेड वेक्टर जो है ये स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होता, तो पॉसिबल ही नहीं था कि इस ग्रीन वेक्टर और रेड वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री हो। तो इसीलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर ये दोनों जिस भी प्लेन में होंगे, सी वेक्टर को भी उसी प्लेन में होना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी हैव सेड कि द थ्री वेक्टर्स एटलीस्ट दे हैव टू बी इन द सेम प्लेन, और बाकी कंडीशंस तो उसके बाद आएगी कि सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, और सी वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ये तो अलग कंडीशन है, लेकिन मिनिमम कंडीशन क्या है कि तीनों को क्या होना पड़ेगा, कोप्लेनर। तो तीन वेक्टर के लिए एक हमारे पास बहुत प्यारी सी चीज है जिसको हम लोग कहते हैं लैमीज थ्योरम। ये लैमीज थ्योरम ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट इफ थ्री फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि तीनों वेक्टर्स का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इन तीनों का समेशन जीरो वेक्टर हो, देन ईच फोर्स, यहाँ पर फोर्स कहना चाह रहा है मतलब कि ये तीनों कौन से वेक्टर्स हैं, यहाँ पर फोर्स हैं, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two forces। तो यहाँ पर
इन्होंने एग्जाम्पल में क्या लिया कि ये वेक्टर्स क्या है, फोर्स है। अगर ये वेक्टर्स डिस्प्लेसमेंट होते, वेलोसिटी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे इसे फोर्स चुना है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है ये लैमीज थ्योरम कह रहा है कि अगर ये तीनों वेक्टर्स का समेशन क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है, तो ये एक और मजेदार चीज सेटिस्फाई करेंगे, और वो क्या है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिसको मैं ए कह सकता हूं, ए अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ गामा। ये आप पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में इसका प्रूफ, और ये आएगा इन द चैप्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स। फिजिक्स में अभी हम लोग बिल्कुल वेक्टर के इनिशियल स्टेज पर हैं, तो मैं आपको इसका प्रूफ देकर के परेशान ज्यादा नहीं करना चाह रहा हूँ। बाकी इसका प्रूफ हम लोग दे सकते हैं इवेंचुअली, जब आप वेक्टर से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे तो मैं इसका प्रूफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि ये जो लैमीज थ्योरम है ये सिंपली क्या बोलता है कि अगर तीन वेक्टर्स हैं, और ऑब्वियस है कि इन तीनों का रिजल्टेंट जीरो तभी आ सकता है जब एटलीस्ट ये तीनों क्या हो, कोप्लेनर हो। तो अगर ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, तो ये क्या सेटिस्फाई करेंगे, ये लैमीज थ्योरम सेटिस्फाई करेंगे, जो कह रहा है ए अपॉन साइन अल्फा बराबर बी अपॉन साइन बीटा बराबर सी अपॉन साइन ऑफ गामा। चलिए, तो अब बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है कि अगर तीन से ज्यादा वेक्टर हो तब क्या करेंगे। तो लिखा है, इफ ऑल द वेक्टर्स आर जॉइंड इन हेड टू टेल फैशन एंड दे फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर देन देयर सम विल बी जीरो। और इसका नाम होता है पॉलीगन लॉ, और ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए भी वैलिड है। आइए इसके बारे में सोचते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ये है ना, एक वेक्टर और बना देते हैं, ये एक और वेक्टर है, इसी तरीके से कुछ वेक्टर और बना देते हैं, ये भी एक वेक्टर है, और चलिए एक लास्ट वेक्टर ऐसा बना देते हैं ना। अब हमें दिख रहा है कि ये चारों जो है ना, मिल करके क्या बना रहे हैं, एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं, राइट। ये चारों मिल करके क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं, कब, जब मैंने इनको किस तरीके से अरेंज किया, इन हेड टू टेल फैशन, मतलब एक की हेड पे दूसरे के टेल, अगले की हेड पे दूसरे के टेल, एंड सो ऑन। तो पॉलीगन लॉ ये कहता है कि इनका रिजल्टेंट जीरो आएगा। आइए इसको सोचते हैं कि ऐसा ये क्यों कह रहा है। इसका नाम ए वेक्टर दे देते हैं, इसका बी वेक्टर दे देते हैं, इसका सी वेक्टर दे देते हैं, और इसका डी वेक्टर दे देते हैं। तो आप ये देखिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसा दिखेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है, क्या ये बन जाएगा, इसे मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह सकता हूं क्या, बिल्कुल कह सकता हूं। तो अब इन ए वेक्टर और बी वेक्टर को चलिए मैं मिटा देता हूं, और सिर्फ अब आपको क्या दिख रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। चलिए एक और काम करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मैं कह देता हूं कुछ ई वेक्टर। ठीक है, तो अब जो ये ई वेक्टर है ना, ये जो मेरे पास ई वेक्टर है, इसको अगर मैं सी वेक्टर के साथ ऐड करूं तो कैसा बनेगा नया रिजल्टेंट डायग्राम, ई वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्या आपको लग रहा है कि रिजल्टेंट ऐसा दिखना चाहिए, टेल से हेड की तरफ, करेक्ट। लेकिन ये जो रिजल्टेंट आया, ये जो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये कैसा दिख रहा है, ये एग्जैक्टली डी वेक्टर के एंटी पैरेलल दिख रहा है। तो इसका मतलब सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर मिला करके क्या हो जा रहा है, जीरो, है ना। ये जो सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर है, इसमें अगर मैं इस डी वेक्टर को ऐड कर दूं तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब पूरे के पूरे जो भी हमारे पास वेक्टर्स थे उन सब का समेशन क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस डी वेक्टर बराबर मुझे दिख रहा है कि जीरो वेक्टर आ रहा है, और सी वेक्टर प्लस ई वेक्टर क्या था, आपको याद होगा ई वेक्टर था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसमें क्या ऐड कर दिए, डी वेक्टर, तो ये क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर एक से ज्यादा, मतलब कि यहाँ पर क्या हो, ढेर सारे वेक्टर्स हो, और उन सबको हम लोग साइक्लिक फैशन में अगर ज्वाइन कर दें, और अगर ऐसा संभव हो कि वो क्या बना रहे हो, वो एक पॉलीगन बना रहे हो, क्लोज्ड पॉलीगन बना रहे हो, तो तब क्या हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि उन सबका समेशन जीरो है। चलिए, तो अब मैं आपको इस चीज की फील दिलाता हूँ कि ये जो पॉलीगन लॉ है ना, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए भी कैसे वैलिड है। जैसा कि आपको दिख रहा है, मैंने एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया है ना, और इसके ऊपर वाले फेस पर मैंने दो वेक्टर्स बना दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, सच दैट कि ए वेक्टर के हेड पे मैंने बी वेक्टर के टेल को रख दिया।
अब एक और वेक्टर मैंने बना दिया जो कि इसके एडजेसेंट साइड पर है ना, ये जो साइड है ये इस ऊपर वाले फेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियस है कि ए और बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए और बी वेक्टर तो सेम प्लेन में है, लेकिन ए और बी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन में सी वेक्टर तो नहीं है। अब देखिए कि अब मुझे देखना है कि यहां पर किस तरीके से सम जीरो आएगा। यहां पर देखिए मुझे क्या, अगर एक और वेक्टर की जरूरत है, अगर इस पूरे के पूरे समेशन को जीरो करने की, तो मैं वो वेक्टर कैसा बनाऊं? मुझे ऐसा करना चाहिए कि एक जो एक्स्ट्रा वेक्टर है ना, वो मुझे बनाना चाहिए सच दैट कि उसका टेल कहाँ हो, सी वेक्टर के हेड पर, और वो किससे कनेक्ट कर रहा हो, यहां पर ये ए वेक्टर के टेल तक पहुंचाओ। राइट, तो इससे देखिए क्या हो गया, आप देख पा रहे होंगे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसा दिख रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये वेक्टर हो गया। राइट, अब मैं क्या करूंगा, ए और बी को मिटा देता हूं क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर इनका रिप्लेसमेंट ये रहा। राइट, अब देखिए कि ये रहा हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर, और जो चौथा वेक्टर मैंने बनाया था लेटस से कि उसका नाम डी वेक्टर है। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर तो ट्राइंगल लॉ वैलिड है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस वेक्टर के हेड पे मैंने सी वेक्टर के टेल को रखा, तो रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम द टेल ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ज्वाइनिंग द हेड ऑफ सी वेक्टर। तो आप देख पा रहे होंगे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मिटा सकता हूँ और साथ ही साथ सी वेक्टर को भी मिटा सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स आ गए जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। दैट मीन्स कि जो ओवरऑल फिगर था जिसमें मैंने चार वेक्टर्स दिखाए थे, उन सब का समेशन क्या आ रहा है, जीरो वेक्टर आ रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि वो चारों सेम प्लेन में नहीं थे, है ना, दो अलग प्लेन में थे और बाकी दो अलग प्लेन में थे। तो हमने क्या डिड्यूस किया यहां से, हमने ये डिड्यूस किया कि अगर एक से तीन से ज्यादा वेक्टर हो, है ना, और वो सेम प्लेन में नहीं भी लाई कर रहे हो, पर फिर भी क्या हो, वो इस तरीके से ओरिएंटेड हो कि वो एक साइकिल बना रहे हो, एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हो, है ना, इफ वी ज्वाइन देम फ्रॉम हेड टू टेल फैशन। तो उस केस में हमने देखा कि क्या होगा, नेट जो रिजल्टेंट है वो जीरो आएगा। क्लियर है? तो लैमीज थ्योरम आपको याद होगा, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि उसमें वो तीन वेक्टर्स के लिए एक तो वैलिड था, और साथ ही साथ उन तीनों वेक्टर्स को किस में लाई करना चाहिए था, एक ही प्लेन में। लेकिन पॉलीगन लॉ में क्या फर्क आ गया, पॉलीगन लॉ इज वैलिड फॉर मोर देन थ्री वेक्टर्स आल्सो, और साथ ही साथ अब वो कंपल्शन नहीं रहा कि सारे वेक्टर्स को क्या होना पड़ेगा, सेम प्लेन में। ऑलराइट, Alright students, so we have come to the end of this lecture. In this lecture we understood कि वेक्टर्स जो है बेसिकली वो हमारे लिए क्या है, एक लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट एज अ चैप्टर, ट्रीट इट एज अ लैंग्वेज, जो बहुत ही जरूरी है हमारे को आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ ये लैंग्वेज जो है बहुत ही इजी भी है क्योंकि इसमें लॉजिक इन्वॉल्व है, और मेरी ये राय है कि आप फॉर्मूले से ज्यादा ध्यान किस पे दें, इसके लॉजिक पे दें, चीजों को रटने के बजाय समझने की कोशिश करें। और इसके अलावा कुछ और चीजें जो मैंने आपको बताई जैसे कि ग्राफ के बारे में बताया, उनको भी आप अगर समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है जो रटनी पड़ती वो अब नहीं रटनी पड़ेंगी। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले पार्ट ऑफ द लेक्चर में हम लोग थोड़ी और कैलकुलेशन करेंगे और भी प्यारी प्यारी चीजें और मजेदार चीजें समझेंगे। ऑलराइट, तो चलिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।